तो यूक्रेन के कीव में आज भी 3 धमाके हुए। सरकार ने पूरी सेना जंग में उतार दी है। 10,000 नागरिकों को राइफलें दे दी गई हैं। रशियन सेना ने कोनोटॉप शहर को पूरी तरह घेर लिया है। रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ने लगी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया है और यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक रशिया के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। नमस्ते, मैं राशिद। पूर्वी यूरोप में लंबे तनाव के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो चली है। रशिया ने आसमान और जमीन दोनों तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रशियन हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी सेना सड़क पर उतार दी है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि कीव में घुसे रशियंस का पहला टारगेट वही है। मुझे मारकर देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है रशिया, यह ज़ेलेंस्की का कहना है। यूक्रेन को रशिया के साथ लड़ाई में अकेला छोड़ दिया गया है, यह भी गुहार लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की। और आगे कहते हैं, मेरे देश छोड़कर जाने की खबर गलत है। मैं कीव में हूं, कीव में रहूंगा। और रशियन हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं, 169 घायल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रशिया की तरफ से कुल 203 हमले किए गए। इनमें 160 हमले मिसाइलों से किए गए हैं, 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात रशियन राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा और देश वापसी का मुद्दा उठाया, साथ ही युद्ध रोककर बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील भी की है। दरअसल यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने से वहां फंसे भारतीयों की वापसी अटक गई है और इसके लिए सरकार ने तय किया कि भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते देश लाया जाएगा। इन विस्फोटक बड़ी हाहाकारी खबरों के बीच मेरी बहस के कई सवाल हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। सवाल यह है कि पुतिन की जिद कहां तक जाएगी। सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की क्या वाकई में यूक्रेन में है या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि बाइडेन क्या करने वाले हैं, नाटो फौजें क्या करने वाली हैं। और अगर यूक्रेन को अलग थलग छोड़ दिया गया है तो क्या यह माना जाए कि मौजूदा वक्त में बाइडेन सबसे कमजोर हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रशिया के हमले लगातार जारी हैं। रूसी सेना ने कोनोटॉप शहर को घेर लिया है, यह यूक्रेन का कहना है। और यूक्रेन ने यह बताया कि कीव की तरफ रशिया की सेना बढ़ने लगी है। कीव में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। लोकल मीडिया रिपोर्ट के जरिए यह पता चला है। यह बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की ने क्यों कहा कि यूक्रेन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने क्यों यह कहा यूक्रेन के नागरिक लड़ना चाहते हैं तो उन्हें हथियार देंगे। सुनिए। Notre soutien. Ils ont besoin du soutien de notre population, nos armées, nos forces armées sont puissantes. Nous avons la population puissante. Ainsi, nous devons soutenir nos combattants. वैसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है। और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए। पिछले कई दिनों से जो लोग इच्छुक थे यूक्रेन से वापस आने के लिए फ्लाइट चलाई गई थी एयर इंडिया के द्वारा। 3 घंटे के फ्लाइट के बाद जब घटनाएं शुरू हुई यूक्रेन में, तो हमको बताया गया है कि एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद किया गया है। नो टाइम इशू किया गया है, जो होता है नोटिस टू एयरमैन, और इसलिए वो फ्लाइट को वापस भारत की तरफ घूम के वापस आना पड़ा। डिबेट का सवाल है कि अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। मेरे डिबेट का यह सवाल है कि क्या यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करेगा रशिया। और मेरे डिबेट का यह भी सवाल है कि आखिरकार पुतिन की जिद कहां तक जाएगी और हिंदुस्तान के जितने भी छात्र अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा का क्या होगा, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन उनमें भी और उनके परिवार में भी पैदा होने लगी है। डिबेट ओपन करता हूं, इंट्रोड्यूस करता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर गुलरेज शेख प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज कौल फॉरेन एक्सपर्ट सीधे न्यूयॉर्क से लाइव है मेरे साथ में, और प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज मेरे साथ में है। एक बड़ा पैनल है, विश्वसनीय पैनल है, बहुत शुक्रिया मेरे लिए आपने वक्त निकाला है। मेरा पहला सवाल धीरज कौल जी आपसे रहेगा, अगले 24 घंटे में क्या होगा, अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, पुतिन की जिद कहां तक जाएगी, क्या जेलेंस्की वाकई में है या जेलेंस्की देश छोड़ करके चले गए होंगे, और पूरी दुनिया किस मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि कल भी हमने बताया था, ये 3 साइडेड अटैक हुआ है। तकरीबन एज ऑफ नाउ 40 डेथ्स आर कंफर्म्ड और 3 रशियन ट्रूप्स की डेथ कंफर्म्ड है। कीव के बाहर का एयरपोर्ट ऑलरेडी रशियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। खार्किव के अंदर पहले पुतिन ने डिक्लेयर किया था कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। खार्किव जो यूक्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है विद पॉपुलेशन ऑफ 1.4 मिलियन पीपल, उसके अंदर सिविलियन एरिया टारगेट हुए हैं और लोग मरे हैं। कीव के बाहर भी टारगेट हुए हैं। इस टाइम एंटायर कीव, मेरी कल ही बात हुई है लोगों से, वहां पे शेल्टर में है, मतलब मेट्रो, वहां पे मैं खुद पर्सनली बहुत बारी गया हूं, अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है बहुत ही डीप, वहां पे पब्लिक शेल्टर में इस टाइम बैठी है। गैस की प्रॉब्लम है, मतलब गैस स्टेशन पे कैश की प्रॉब्लम है, ब्रेड की भी प्रॉब्लम आ रही है, फूड एंड सप्लाईज का एक बहुत ही क्रंच है और पब्लिक के अंदर पैनिक की स्थिति है। और पोलैंड की तरफ रिफ्यूजी क्राइसिस दिखना शुरू हो गया है 3 टाइम 3x, मतलब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पोलैंड के रास्ते से हिंदुस्तानी सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या नहीं। पोलैंड का ज्योग्राफिया क्या कहता है, हिंदुस्तानी जितने भी फंसे हुए हैं उनके लिए उनका स्टेक क्या क्या दांव पर लगा हुआ है, और फिर इसके अलावा भारत सरकार क्या क्या कर रही है, इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, यूक्रेन तो घिरा हुआ है, यूक्रेन को 3 तरफ से रशिया ने घेर लिया है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रशिया भी तो घिरा हुआ है, एस्टोनिया की तरफ 1150 सैनिकों ने घेरा है, लातविया की तरफ 1650 हैं, लिथुआनिया की तरफ 1100 हैं, पोलैंड में 1060 नाटो फौजी हैं, रोमानिया में 4500 के आसपास टुकड़ियां हैं, बुल्गारिया में 200 नाटो सैनिक हैं। अगर रशिया की यह घेराबंदी की गई है तो क्या यह माना जाए कि अभी भी अग्रेशन आगे जारी रहेगा या फूक फूक करके कदम उठाएंगे पुतिन? देखिए, रशियन आर्मी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख ट्रूप्स हैं और उनकी रिजर्विस्ट जो फोर्स है वो तकरीबन 2 लाख है। रशिया के 5 मिलिट्री कमांड्स हैं जी। और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया ने अपने खाली 2 मिलिट्री कमांड्स का इस्तेमाल किया जी। तो जो ये पुतिन है, इसने एक बार टीम पीसीआर से मेरी गुजारिश है सर, बस एक मिनट, एक बार टीम पीसीआर से मेरी गुजारिश है कि घेराबंदी करने के लिए 3-4 ग्राफिकल इनपुट जो हमने तैयार किए हैं, ये ग्राफिकल इनपुट भी टीवी स्क्रीन पर उतरते रहने चाहिए। मेजर जनरल राजन कोचर, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। 2015 से पुतिन ने अपनी फौज को मजबूत करना शुरू कर दिया था। हाँ। और वो ये जानता था, ये एक्चुअली तैयारी उसने कई सालों से की है। और अगर आप पुतिन का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो एक केजीबी ऑफिसर रहा है। ठीक है। गोर्बाचोव के टाइम पे जब ये बंटवारा हुआ था और ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का, तो ये एक मेजर जनरल राजन कोचर, आपको माफी के साथ में रोकना पड़ रहा है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन के कई शहरों में रशिया का हमला जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाके की आवाज आई है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की महाविस्फोटक युद्ध वाली ब्रेकिंग है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार रशियन हमले जारी हैं, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। मेजर जनरल राजन कोचर, अपनी बात आगे बढ़ाएं। घेराबंदी की जो बात कर रहे हैं ना, ये कोई घेराबंदी नहीं है। इतने सैनिकों से 5000, 8000, 10000, ठीक है, घेराबंदी नहीं होती है। और रशिया की फोर्सेस अपने बॉर्डर पे रेड अलर्ट पे हैं और कोई भी ये देश के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो रशिया के ऊपर वहां से अटैक कर सके। ठीक है, बिकॉज अगर वो अटैक करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको खामियाजा भी सर, 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि पैनल बहुत बड़ा है। मेजर जनरल यश मोर भी मेरा इंतजार कर रहा है। मेजर जनरल यश, अब आप हमें ये 2 चीजें आपके जरिए मैं जानना चाहता हूं, युद्ध कितने दिन चलेगा,
निंदा करने वाले बहुत हैं। निंदा कर रहा है अमेरिका, निंदा कर रहा है ब्रिटेन, निंदा कर रहा है चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन। निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध में कोई आकर के खड़ा होगा या फिर नहीं। और ये बताएं हमें कि अगले कुछ घंटे कितने भारी हैं, कितने घंटे तक या कितने दिन तक युद्ध चलने वाला है? देखो, ये इसका तो मैं बता नहीं सकता कितने दिन युद्ध चलेगा, लेकिन मैं ऐसे मिलिट्री माइंड दो चीजें बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले तो पुतिन जो है इनिशिएटिव में सबसे आगे रहा। हम आर्मी पार्लेंस में कहते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। ये बहुत जरूरी है। जो फोर्सेस ऊडा लूप में तेज होते हैं, दुश्मन जो हमेशा रिएक्ट करता है उसके लिए, तो जो रिएक्टिव दूसरी पावर है। तो पूरे इस प्रकरण में यूएस भी सरप्राइज रिएक्ट कर रहा है, नाटो फोर्सेस भी रिएक्ट कर रही हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है सबके सब रिएक्शन मोड में है। एंड हमेशा जो है इनिशिएटिव पुतिन के पास है। पहली बात तो ये है। सॉरी, दूसरी बात ये है, आप देखेंगे किस प्रकार से ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। ऐसे मिलिट्री एनालिस्ट में बताऊं, ये एक स्ट्राइक कोर का ऑपरेशन है, जहां पर उसने एयरबोर्न फोर्सेस को यूज किया, नेवी को यूज किया, एयरफोर्स को यूज किया, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यूक्रेन की, जो कि कैपिटल सिटी है कीव, जहां पर की प्रेसिडेंट है, सारी एम्बेसीज है, जहां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको अटैक किया। ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप देखो, एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन कैंपेन चला है, जबरदस्त साइबर वॉरफेयर चला है, और एक साइबर वॉरफेयर चला है, जिससे कि उनके एटीएम सारे के सारे बंद हो गए हैं, पेट्रोल स्टेशन पे गैस अवेलेबल नहीं है, खाने के स्टोर बंद हो गए, और एक भय वाली स्थिति जो है उसने यूक्रेन के लोगों को में डाल दी है। सो ही इज अटैकिंग द माइंड्स ऑफ लीडरशिप, ही इज अटैकिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड वो जो यूक्रेन की फोर्सेस है उनको भी बोल रहा है आप हथियार डाल दो, आपको कुछ नहीं होगा। अगर दिमाग पर वार किया जा रहा है, अगर माइंड गेम खेला जा रहा है, माइंड गेम में कौन आगे है कौन पीछे है। एक बार प्रोफेसर राजन कुमार को, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, भारत के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। भारत ये देखना चाहता है, तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। भारत ये देखना चाहता है कि अभी कितने हमारे छात्र फंसे हुए हैं, इन्हें पोलैंड के रास्ते किस तरीके से बाहर निकाला जाए। भारत ये भी देख रहा है कि अगर रशिया की सरजमी पर इस वक्त इमरान खान पहुंचे हैं, और इमरान खान ने पहुंचने के बाद कहा, वाह क्या समय है जब मैं यहां पहुंचा हूं, मैं बहुत रोमांचित हूं। अगर रशियन सरजमी पर जाकर के इमरान खान ये बात कहते हैं, तो ये इंडिकेशन पूरे एशिया के लिए क्या किसी तरीके से कोई महत्व रखता है या नहीं? प्रोफेसर राजन कुमार। जी देखिए, सबसे इमीडिएट क्राइसिस आपने सही बोला कि अभी हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे फंसे हुए, या दूसरे भी लोग जो वहाँ पे हैं यूक्रेन में रहते हैं, उनको वापस लेना हमारी अभी एक विषम समस्या है, उससे निकालना वो सबसे जरूरी है। और जहाँ तक पाकिस्तान और रूस के संबंधों की बात है, तो ये अभी चूंकि पाकिस्तान सारे जगहों से लगभग अलग थलग है, उसके सपोर्ट में केवल चीन है, तालिबान के इशू को लेकर आप जानते हैं, तो पाकिस्तान अपने रिश्ते दूसरे देशों से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर रूस से, क्योंकि रूस हमेशा भारत का साथ दिया है, और वो चाहता है कि वहां से अगर कुछ मिलिट्री डील या दूसरे जो गैस पाइपलाइन, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, ये सारे अगर डील्स होते हैं, तो इसका सीधा असर भारत और रूस के रिश्तों पे भी पड़ेगा। तो भारत को एक तरह से अलग करने की कोशिश है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अगर रूस के परिप्रेक्ष्य से बोलूं, तो रूस ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि रूस को पता है कि अभी रूस बिल्कुल अलग थलग खुद होने वाला है। चीन के साथ वो रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको भी दूसरे जो कंट्रीज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, और वो भारत को ऐसी स्थिति में बिल्कुल अलग नहीं करेगा, और ना ही डिफेंस एग्रीमेंट्स है, जो भी हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, उसमें कोई भी कमी आने वाली है। आपको 30 सेकंड के लिए रोकना पड़ा। बहुत बड़ी खबर आ रही है सर की बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध के बीच घर में ही गिर गया रूस। रशिया के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, यूक्रेन पर हमलों का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। रशियन पुलिस ने 1700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मॉस्को में और बाकी और भी रशिया के जो अलग अलग शहर हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन, अरविंद जी, क्या पुतिन के लिए भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, पुतिन ने पिछली जो कार्रवाइयां की हैं उसमें विरोध लोकल लेवल पे हुआ है, और उस विरोध का क्या नतीजा है, विरोध के नेता जेल में हैं वो, लेकिन इससे इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि विरोध एक लेवल पे परेशानी का कारण भी बन सकता है पुतिन के लिए। और विरोध इसलिए भी कि जो सैंक्शन जिनको हम बहुत हल्का मान रहे हैं एक मामले में, और जब मिलिट्री कार्रवाई हो तो इस तरह के सैंक्शन का कोई बहुत मतलब नहीं रहता, करेक्ट, उनका भी असर दिखना शुरू हो गया है। और पूरी बैंकिंग सिस्टम जो रूसी है वो डाउटफुल है, और ये भी है कि कुछ बैंक हो सकता है बंद हो। एक अमेरिकी सैंक्शन जिसको बाइडेन को हम बड़ा कमजोर मान रहे हैं, या पश्चिम के प्रतिक्रिया को बहुत हल्का मान रहे हैं, उन सैंक्शंस का भी रूस पे असर होगा। और रूस पे असर का मतलब है कि रूसी लोगों पे असर होगा। और रूस की स्थिति भले बाइडेन के समय में दिख रहा है कि उसकी ताकत बढ़ी है, और कई चीजों में रूस काफी ताकतवर है, तेल
समेत कई चीजों में, जिसको बेच के और कीमतें बढ़ती हैं तो उसको लाभ होगा। लेकिन रूस की आर्थिक स्थिति सोवियत संघ गिरने के बाद से ही कोई ऐसी नहीं है जिसके बल पे वो अमेरिका और यूरोप से लोहा ले सके। फुल स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी हैं। जो रशिया के विरोध किया जा रहा है, रशियन सरजमी पर ही ये विरोध प्रदर्शन, आवाज तेज करें, ये देखें विरोध प्रदर्शन कितना तगड़ा किया जा रहा है। रशिया की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जो शहर हैं रशिया के, कुछ इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पैनल एक बार फिर से ओपन कर देते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर गुलरेज शेख के पास में, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर गुलरेज शेख, मुझे अपने हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? मीटिंग कई हो चुकी है, हालांकि आप लोग भी अपनी तरफ से संकल्प दिखा रहे हैं, विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है, एम्बेसी भी एक्टिव है, संपर्क किया जा रहा है, संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन अब परिवार और छात्रों के बीच में पैनिक भी क्रिएट होने लगा है। सारे जो भारतीय छात्र हैं, सुरक्षित वतन वापसी कब तक होगी? इंडिया नीड्स डेडलाइन। देखिए राशिद, आप जो कह रहे हैं कि हमारा दूतावास वह भी एक्टिवेट है, ऑलरेडी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी लगी हुई है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कहता हूँ खुद प्रधानमंत्री लगे हुए हैं इस काम में। और कल जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन साहब से बात की थी तो उन्होंने रशिया में भारतीयों की सिक्योरिटी के अलावा डेफिनेटली इस विषय पे भी संवाद किया होगा कि जो रशियन कंट्रोल्ड या ऑक्यूपाइड जो भी कहें एरियाज हैं यूक्रेन के, वहां पर हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के संबंध में, साथ ही साथ पोलैंड और आसपास के जो बॉर्डरिंग देश हैं उनसे भी संपर्क स्थापित किया गया है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर बच्चे हमारे घर वापसी इनकी आरंभ हो जाएगी। अभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारी एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी की कि आप अपने घरों में ही रहें, यदि आप सुरक्षित टाउन में हैं जहां आक्रमण नहीं हुआ है या बम नहीं गिर रहे तो वहां रहें, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत इमेच्योर आती है। तो इमेच्योर जितनी हमारे पास आती है उससे ज्यादा उस सरजमी पर जहां वॉर होती है वहां अफवाहों का सर्कुलेशन होता है। तो आपकी बात को मैं फेस वैल्यू पर लेता हूं। आपका ये कहना है कि 24 से 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन होगा और बड़े ऑपरेशन के जरिए पोलैंड के रास्ते से या वैकल्पिक रास्ते से हिंदुस्तानियों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। चूंकि पैनल बड़ा है इसीलिए मैं क्विक सभी के पास में जाना चाहता हूं ताकि रिप्रेजेंटेशन हर एक गेस्ट की होनी चाहिए। धीरज कौल जी, चूंकि आप इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, न्यूयॉर्क से मेरे साथ में सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मेरा अब एक बड़ा अहम सवाल है पूरी दुनिया का कि रशिया पर अमेरिका ने और कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन ऐसा क्या है कि रशिया डरने का नाम नहीं लेता? बाइडेन की तरफ से भी तमाम बातें कही जा रही हैं, नाटो की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन कोई असर रशिया पर हो ही नहीं रहा है। जर्मनी ने 11.6 अरब डॉलर की नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस परियोजना रोक दी, लेकिन असर नहीं हुआ। अमेरिका ने रशिया के 2 सरकारी बैंकों को यूएस यूरोप में कारोबार करने से रोक दिया, लेकिन असर नहीं हुआ। सैंक्शंस का असर क्यों नहीं हो रहा है? नमस्कार, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बिकॉज इसमें इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, ओनली 2 मिनट्स। अगर आप रशिया की जीडीपी देखिए तो 1.48 ट्रिलियन है, जिसका 498 बिलियन ऑयल और गैस से आता है। अगर हम गैस की बात करें जिसके ऊपर ईयू पूरी डिपेंडेंट है, 35% ऑफ गैस कम्स फ्रॉम रशिया, और पूरे ग्लोब की बात करें तो 22% गैस, नेचुरल गैस रशिया देता है, 11% ऑयल देता है। तो अभी तक आपको समझना पड़ेगा 2 चीजें। स्टेज 1 की जो लगाई थी कल पुतिन ने, बाइडेन ने, वो शेयर बैंक और इनिशियल बैंक्स थे जो कि बीटीबी बैंक और रोसियाया, उससे ऑयल और गैस इफेक्ट नहीं होता था, वो माइल्ड थे। लेकिन आज जो लगे हैं वो वीटीबी बैंक जो रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, जिसके 250 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, ये बहुत जरूरी है जाना। 1.4 ट्रिलियन की वर्थ की कंपनीज इफेक्ट हुई हैं। रशिया को कोई सॉफ्टवेयर अमेरिका से नहीं मिलेगा, डॉलर, यूरो, पौंड, येन। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इतने सैंक्शंस लगे फिर भी रशिया आखिरकार दबाव में क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट दीजिए, मेरी बात प्लीज खत्म होने दीजिए। आईटी, एरोस्पेस, शिप, सॉफ्टवेयर, फिनटेक, एवरीथिंग इज क्लोज टू रशिया। रूबल 12% ड्रॉप हो चुका है 8 दिन के अंदर। धीरज कौल जी, बहुत तेजी के साथ में स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, बहुत तेजी के साथ में खबरें आती जा रही हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, बिग ब्रेकिंग। रशिया ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके में मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन के कई एयरपोर्ट पर भी हमले जारी हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं, यानी पल पल अपडेट्स आते जा रहे हैं। क्या दिन, क्या रात, क्या भोर, दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में भी रशियन हमले लगातार जारी हैं। अब सवाल कई पैदा होता है। मेजर जनरल राजन कोचर, नहीं, मैं पहले
मेजर जनरल यशमोर के पास में आता हूं। मेजर जनरल यशमोर, अब सवाल यह पैदा होता है कि रशिया के साथ में है चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया। यूक्रेन के साथ में है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है? ऐसी कोई आशंका नहीं है। आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गरर, या मुझे ऐसा लगता नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर। टीवी डिबेट्स में चाहते हैं लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, लेकिन मैं कहीं इसको आसपास देखता भी नहीं हूँ। कोई किसी के साथ नहीं है। मोस्ट ऑफ द नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर बाइस्टैंडर्स एक्सेप्ट नाटो, और नाटो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ धमकी दे सकते हैं, और जैसे धीरज कौल बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे थे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन क्या डबल एज्ड वेपन है। ये हर्ट करेगा रशिया को सर्टनली, बट ये उनको भी हर्ट करता है जो सैंक्शन लगाते हैं, तो उनकी इकोनॉमी भी डाउन होती है। सो ये भी लेटेस्ट थी किस प्रकार से, बट मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही है, इकोनॉमी वैसे डाउन है, जॉब्स है नहीं, तो इस दौरान में किसके पास दम है? अमेरिका, रशिया अभी अफगानिस्तान से 20 साल मार खा के वापस गया, अब उसमें कोई गम नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई गमशन नहीं है टू पुट ट्रुप्स ऑन ग्राउंड एंड टेक ऑन रशियन आर्मी ऑन वन। ये मुझे कोई लगता नहीं है। लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट। इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद अगले 48 घंटे में सिचुएशन थोड़ी साफ होएगी। सो लेट अस वेट एंड वॉच। प्रोफेसर राजन कुमार, तीन चीजों के जरिए अभी भी समझौता ढूंढने की कोशिश कई एनालिस्ट कर रहे हैं और विदेश मामलों के कई जानकार कर रहे हैं। हालांकि मेरी समझ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये समझाएं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। और वो तीन चीजें हैं। पहला तो याद दिलाया जा रहा है मिन्स्क समझौता, दूसरा याद दिलाया जा रहा है नॉर्मैंडी ग्रुप, और थर्ड याद दिलाया जा रहा है नाटो। क्या इन तीन के जरिए अभी भी युद्ध रुक सकता है? देखिए, अब ये जो समझौतों की बात आपने की, मिन्स्क और नॉर्मैंडी को, इसको भूल जाइए, ये सारे खत्म हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि जो पहले जो मिन्स्क जिसकी बात रूस करता है, उसको नाटो के कंट्रीज मानने के लिए तैयार नहीं थे। नाटो तो छोड़िए, यूक्रेन अगर मान लिया होता तो युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन ना तो यूक्रेन माना, ना ही नाटो के कंट्रीज ने माने। अब इस सवाल है कि इस युद्ध को कैसे, आप ये समझिए कि रूस का मकसद क्या है। रूस बेसिकली वहां पे जाके क्यूब में अपना रेजिम चेंज करना चाहता है, अपना जो पॉलिटिकल उसके जो पपेट होंगे उसको, यानुकोविच या जो भी है उसको वहां पे बिठाना चाहता है, और अगले 5 से 10 साल तक वो यूक्रेन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो ये इसमें लगता है कि रूस शायद सक्सेस भी उसको मिल रहा है, क्योंकि कीव का घेराव कर दिया है। और जिस ढंग से मुझे लगता है कि यूक्रेन से जिस ढंग से रेजिस्टेंस होना चाहिए वैसा दिखा नहीं है। अगर रूस यूक्रेन में मिसाइल के हमले कर सकता, तो आपने कभी सुना कि यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र में मिसाइल पे हमले किए? नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी नहीं है। बहुत ही जल्दी देखेंगे कि वहां पे रूस क्यू पे भी अपना इन्फ्लुएंस हासिल करेगा, पॉलिटिकल रेजिम वहां पे एस्टैब्लिश करेगा, और एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर हम मूव कर रहे हैं। यूरोप हमेशा जानते हैं कि रिफ्यूजी लेने से डरता है, सीरिया इराक से जो जा रहे थे, और अभी एक मेजर दूसरा क्राइसिस हो रहा है, लाइन लगे हुए हैं पोलैंड के बॉर्डर पे, और यूरोपियन कंट्री जो कि कमिट कर रहे थे यूक्रेन को, अभी रिफ्यूजी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ना तो आर्मी भेजते हैं, ना मेंबरशिप देते हैं, ना रिफ्यूजी लेते हैं। तो ये जो नाटो की जो स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल निंदनीय है, और इस ढंग से यूक्रेन को उनको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। नाटो की स्ट्रैटेजी निंदनीय है, लेकिन अमेरिका का हम क्या बोलें, बाइडेन इस वक्त कमजोर साबित हो रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, क्या किन्हीं भी हालातों में आगे आने वाले दिनों में रशिया और अमेरिका सीधे तौर पर टकराएंगे? मैं जबानी जंग की बात नहीं कर रहा, मैं डिप्लोमेटिक वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं हाइब्रिड वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं शैडो बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे जंग के मैदान की बात कर रहा हूं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती मुझे, बिकॉज अगर आप अभी जनरल मोर साहब ने भी चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर ये लोग आपस में टकराते हैं तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी भी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अफगानिस्तान से वो लोग लौटे हैं, उनको बॉडी बैग्स नहीं चाहिए कहीं पे भी अब। और जो बैकलैश ट्रम्प को मिला इलेक्शंस में, वो बिडेन भी जानते हैं। तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। माय अपॉलॉजीज सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। खबरें बहुत तेजी के साथ में बढ़ती चली जा रही हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने नया बयान जारी कर दिया है। हमारी सेना रशिया की सेना के साथ युद्ध नहीं करेगी, ये अमेरिका ने साफ कर दिया है। रशिया ने हम पर साइबर हमला किया तो फिर हम जवाब देंगे। अमेरिका युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगा, ये जो बाइडेन ने कह दिया है। हमारी सेना रशिया की सेना के साथ युद्ध नहीं करेगी। जो बाइडेन ने क्या कहा, बहुत तेजी में सुनते हैं एक बार हम। And will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine.
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. आपने जो बाइडेन को सुना, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे थे। मैं डॉक्टर गुलेज शेख के पास एक बार फिर से चलता हूं। डॉक्टर गुलेज, हिंदुस्तान एक सवाल कर रहा है, भारत सरकार से एक सवाल है, और चूंकि आप प्रवक्ता बीजेपी हैं तो आपसे यह सवाल बनता है। एक हिंदुस्तानी ये कह रहा है कि जंग का असर अगर मेरी जेब पर पड़ेगा तो फिर मेरी सरकार मुझे बचाने के लिए क्या करेगी। अगर $150 प्रति बैरल तक कच्चा तेल चला जाता है, अगर 20 रुपए 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने की नौबत आ जाती है, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी यानी घरेलू गैस, इन सभी कीमत बढ़ाने की नौबत आ जाती है, तो आम आदमी को आप कैसे बचाएंगे हिंदुस्तान में? ये जो प्रश्न है ये सभी के माथे पर चिंता लाते हैं, इसलिए मैं हाइपोथेटिकल स्थिति की बात नहीं करूंगा, जो हमने लीगल बेसिस पे बना रखा है सिस्टम, उस पर बात करूंगा। मोदी सरकार ने देश की पहली सरकार है जिसने एक इन्फ्लेशन की कैपिंग बनाई है। ठीक है डॉक्टर गुलेज शेख, आपसे संपर्क हमारा कर गया है। बनाकर कि बोले अपनी बात पूरी करें। 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने देना है, तो इस बात की हम के लिए आश्वस्त करते हैं देश को, यह बात निश्चित है। ठीक है, यानी आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में। अब अरविंद मोहन जी, आपसे भी एक सवाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी मुझे जो समझ में आ रहा है कि भारत अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है। अगर अग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ता है तो फिर भारत का स्टैंड आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक टाई अप के लिहाज से, विदेश नीति के लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, जो प्रतिक्रिया अभी यूक्रेन की है वो तो भारत के खिलाफ है। वो तो यूक्रेन की प्रतिक्रिया ये है कि भारत रूस के हमले के सपोर्ट में आ गया है। जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि टारगेटेड इन्फ्लेशन की जिस फेज की बात वो कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उस टारगेट के ऊपर आ चुके हैं अपने कर्मों से। जो 4% का टारगेट है उससे ऊपर इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स भी है, और इसलिए आप उसको ले आके वहीं रोक लेंगे, ये आपके बस का नहीं है। ठीक है, बस में जो चीजें हैं वो पहले जरूरी हैं, और वो इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी में बच्चों को निकालना सबसे बड़ी इमरजेंसी है, और उसमें भी हम देख रहे हैं सरकार और सरकारी कंपनियों का और प्राइवेट कंपनियों का रुख कि किराया 3-3 गुना तक बढ़ गया है। तो इसलिए ये, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बच्चे खुद से निकल के आ जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो इसलिए सरकार से काफी चीजों की उम्मीद है, लेकिन उस पक्ष को अभी रहने दें। हम इतने ही करें कि किसी लेवल पे रूस पे दबाव बनाएं, अगर दुनिया का दबाव आ रहा है, क्योंकि जो तोड़ने वाली चीजें हैं, जो पुराने करार को तोड़ने का या झूठ बोलने का, बाइडेन को सबसे ज्यादा गालियां मिल रही हैं निश्चित रूप से, लेकिन सबसे ज्यादा गाली का हकदार उन्हें गालियां मिल रही हैं अरविंद जी। और पुतिन को ट्रंप जीनियस कहने से बाज नहीं आ रहा है। ट्रंप तो आराम से बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं, उनके जहन में तो ये चल रहा होगा कि अगर मैं रहा होता राष्ट्रपति, हो सकता है मैं ऑर्डर दे देता, मदर ऑफ ऑल बम ले जाकर के फोड़ दो। उनके पास में मदर है, उनके पास में फादर है, बम वाले। अब सवाल ये पैदा होता है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब वर्सेस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, क्या इस तरीके की भी कोई लड़ाई होने वाली है? आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। मैं अपनी डिबेट में आगे बढ़ूं उससे पहले इस की बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन में और आक्रामक हुई रशिया की सेना। पूर्वी क्षेत्र सुमी से कीव की ओर बढ़ने लगी रशियन फौज। कोनोटॉप शहर को रूसी सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है। 2 दिन में 10 लाख यूक्रेनी नागरिक विस्थापित किए गए हैं। यह इसकी बहुत बड़ी खबर है। धीरज कौल जी, एक बार फिर आपके पास आते हुए, पुतिन की पर्सनालिटी कैसी है इसके बारे में पिछले 72 घंटे में कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बात यह समझाएं कि पुतिन की जिद दुनिया को कहां पर लेकर के जाएगी। 1999 में रशिया के राष्ट्रपति बने, 16 साल तक रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में काम किया, 2004 में दोबारा राष्ट्रपति बने, 2008 से 2012 तक पीएम रहे, वो भी संविधान बदलकर, 2020 में फिर से संविधान में बदलाव किया, 2036 तक के लिए अपने लिए रास्ता खोल दिया। जिद्दी है पुतिन, ये जिद कहां तक लेकर के जाएगी? ये जिद इस तरह लेके जाएगी कि रशिया को बैंकरप्सी के दरवाजे तक पहुंचा देगी। उनकी पूरी एलीट के एसेट्स पूरे वेस्ट में फ्रीज हो चुके हैं। ये नेपोलियन का टाइम नहीं है, हिटलर का टाइम जा चुका है। एम्पायर्स आर नो मोर, वो रशियन एम्पायर दोबारा क्रिएट कर नहीं पाएंगे। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, वर्ल्ड को बहुत अनस्टेबल बना रहे हैं।
और जो बाइडेन इज शोइंग पेशेंस, उसको वीकनेस मत समझिए, ये बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। अभी वर्ल्ड इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, $17 ट्रिलियन का डेफिसिट अमेरिकन इकोनॉमी पे लगा है। दिस इज द वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। वहां चाइना ताइवान के ऊपर शुरू कर चुका है। ताइवान सेमीकंडक्टर 54% सारे वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, जो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। और जो आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, आज बाइडेन ने क्लियर कर दिया है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अमेरिका प्रोड्यूसेस मोस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। गल्फ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि उसकी सप्लाई बढ़ाएं और उसकी प्राइस कट करें। आर्टिफिशियली प्राइस हैज बीन हाइक आफ्टर कोविड, और अब समय आ चुका है कि इन पे दबाव डाला जाए और ऑयल का बैरल $60 तक आना चाहिए, जो आज क्योंकि आपने अपने कमेंट की शुरुआत, धीरज कौल जी, आपने अपने कमेंट की शुरुआत दो बड़े तानाशाहों का नाम लेकर के की है, प्रोफेसर राजन कुमार। जैसा कि धीरज कौल कह रहे हैं कि ये टाइम नेपोलियन बोनापार्ट का नहीं है, ये टाइम हिटलर का नहीं है, ये टाइम तानाशाही का नहीं है, ये दुनिया वैसी नहीं है। लेकिन क्या पुतिन अगर अखंड रूस का वाकई में सपना दोबारा देखने लगे हैं, अगर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का सपना देखने लगे हैं, तो क्या बिहेवियर जो है पुतिन का नेपोलियन बोनापार्ट जैसा है? क्या बिहेवियर हिटलर जैसा है? क्या तानाशाह हो चले हैं, एक ऐसा तानाशाह जो कि विस्फोटक है? प्रोफेसर राजन कुमार जी, मैंने धीरज जी की बात बहुत अच्छे से सुनी, और मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट हूं, इन द सेंस कि मेरी बुक जो है रीइमर्जिंग रशिया अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई थी, 2-3 साल पहले, सर्च कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अभी जो क्राइसिस है ये यूएस ग्लोबल लीडरशिप लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, और इस वॉर के माध्यम से रूस ने पूरे विश्व को अभी बता दिया है कि रूस एक इमर्जिंग पावर है, और रूस इकोनॉमी या दूसरे सैंक्शंस के डर से नहीं आने वाला है। यह कहना कि रूस की इकोनॉमी पूरी क्रिपल हो जाएगी, मैं इसको मानने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो हो रहा है एक इंपीरियल ओवरस्ट्रेच बोला जाता है कि यूएस सब जगह अपने जो फैला रखा था, अफगानिस्तान, ईरान, साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक से लेके यहाँ पे, अभी लग रहा है कि यूएस अपनी जो एक पॉलिसी थी उसको मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, और हर एक रीजन्स में जो रीजनल पावर्स हैं वो काफी आर्टिकुलेट असर्टिव हो गए हैं। चीन उधर हो गया है, इधर ईरान हो चुका है, इधर रूस आप देख रहे हैं, तो अमेरिकन लीडरशिप अभी क्राइसिस में है, और रीजनल जहां अभी जो क्राइसिस है ये रीजनल क्राइसिस है। यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप और रूस के बीच का क्राइसिस है, इसको वर्ल्ड वॉर के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और वहां पे रीजनल इश्यूज में रशिया अभी असर्टिव रहेगा, इसको आप मान के चलिए। कूटनीतिक बात हो गई, लेकिन थोड़ी फौजी बात करनी भी जरूरी है। मेजर जनरल यश मोरगार्ड्स, रशिया कहता है कि उनके पास में स्टिंगर मिसाइलें हैं, रशिया कहता है कि उनके पास में T-90 टैंक है, रशिया कहता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम है, रशिया के पास में उर्गन-1 है, रशिया के पास में होवित्जर है, रशिया के पास में इस्कंदर मिसाइल है। ये कितनी खतरनाक होती है, थोड़ा सा समझाएं आसान भाषा में। देयर इज नो डाउट कि जहां तक मिलिट्री आर्सेनल की बात है, रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज और मोस्ट पावरफुल नेशंस, और दुनिया को सप्लाई भी करते हैं। हम भी उनमें से काफी बड़े खरीदार हैं रशियन इक्विपमेंट के। तो मिसमैच है, क्लियरली मिसमैच है। अगर मिसमैच नहीं होता तो रशिया ये डेयर ही नहीं कर सकता था ये सब करने। सो ये सभी आज के दिन तभी पॉसिबल है जहां मिसमैच है, जहां दोनों फोर्सेस मैचिंग हैं, वहां तो डेयर हो ही नहीं सकता, जहां रेशियोज अनफेवरेबल ना हो किसी एक के लिए। तो रशिया हैज ऑल दिस, बट रशिया जो ट्राई कर रहा है वो मैंने बताया कि वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करना चाहता है, रेजीम चेंज चाहता है कीव के अंदर, वो उसको क्लाइंट स्टेट चाहता है उसके अंदर, और कि रशिया भाषा के लोग हमारे साथ हैं, उनकी उसने इंडिपेंडेंस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। सो रशिया इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, बट आई टेंड टू एग्री विद धीरज, दिस इज नॉट द टाइम एट ऑल टू गो टू अ वॉर। ये टोटली अननेसेसरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, नाटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही थी। इतना तो कन्वे हो गया था पिछले 2-3 महीने की जिद्दोजहद में कि अमेरिका ने बोल दिया था वेरी नो हरी टू गिव मेंबरशिप टू यूक्रेन। तो क्या जरूरत थी लोगों पर ये कोविड के टाइम पे और इकोनॉमी डाउन मेजर जनरल टोटली अनवारंटेड। हाँ, लेकिन मेजर जनरल क्या है ना, एक कहते हैं कि किसी भी मुल्क का एक चरित्र होता है, और जब रशिया का चरित्र पीछे जाकर के हम देखते हैं तो हमें जॉर्जिया याद आता है, हमें क्रीमिया याद आता है, हमें रशियन विद्रोही याद आते हैं, हमें बाकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उससे समझ में आता है कि रशिया का असल चरित्र है क्या। चीन से कम विस्तारवादी पुतिन का चरित्र नहीं है, ये तो हमें समझ में आता भी है। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर, अब सवाल यह पैदा होता है कि मैंने जितने हथियार बताए हैं
इतना सा यूक्रेन है और यूक्रेन को 3 तरीके से घेरा गया है और घेरने से पहले एक टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है कि पूर्वी यूक्रेन में क्या करना है, बेलारूस की तरफ से क्या करना है, क्रीमिया की तरफ से किस तरह का दबाव बनाना है। अगर इतना दबाव यूक्रेन पर बना हुआ है, कितने दिन तक आपको लगता है टिक पाएगा यूक्रेन? क्योंकि आप एक फौजी हैं, फौजी नजरिए से थोड़ा बताएं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि और 7 या 10 दिन में ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी कीव का घेरा हो चुका है। साउथ से फोर्सेस ऑलरेडी वहां पे ओडेसा को भी पार कर गई है, खारकोव में भी वहां पे एक्शन हो चुका है और सारी तीनों साइड से बेलारूस के बॉर्डर से भी फोर्सेस अंदर आने को तैयार है। तो ये ऐसा लगता नहीं है कि ये लड़ाई ज्यादा लंबी खींचने वाली है। ये अबाउट 7-10 दिन में ये सेटल हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो रशिया का एक्शन होना है, जिस टाइप की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश वहां पे वो करना चाहते हैं वो करेगा। ये पूरे प्लान के साथ उतरा है रशिया और ये कोई डाउट नहीं है कि फोर्सेस का टोटली मिसमैच है। और दूसरा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के पास भी मिसाइल्स हैं, उनके पास भी 2000 किलोमीटर तक मार करने की मिसाइल है। ठीक है। यूक्रेन ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि अरविंद जी, ये तो फौजी नजरिए से हमने सुन लिया। मेजर जनरल राजन ने जो बताया, मेजर जनरल यश जी ने जो बताया है, हमने फौजी नजरिए से तो सुन लिया है। लेकिन कोई भी युद्ध किसी भी युग के लिए बहुत बड़ी गवाही तय करता है और यह गवाही एक होती है विदेश नीति की भी। यानी विदेश नीति आपकी किस तरीके की रहेगी, क्या कोई पैराडाइम शिफ्ट आएगा या फिर नहीं, क्या कोई गियर शिफ्ट होगा या फिर नहीं, इन सभी का गवाह कोई एक युग बनता है। क्या यह माना जाए कि भारत के लिए भी एक ऐसा युग है, एक ऐसा वक्त है जब विदेश नीति तय करने और विदेश नीति को और मजबूत करने, विदेश नीति को और भी ज्यादा समझदार करने का वक्त है? मैं तो मानता हूं कि उससे भी ज्यादा भारत को अपनी हैसियत समझने का ये वक्त है, जब ये महाशक्तियां इतनी बड़ी हैं और वो किस तरह से चुप्पी साध के बैठी हुई हैं। नाटो की मेंबरी नहीं मिलेगी तो ये पहल करने की क्या जरूरत थी, या यूक्रेन से जो चीजें एटम बम समेत वापस ली गई। यूक्रेन का एक वायदा दुनिया को बड़ी शक्तियों का, या दुनिया का एक वायदा था, दुनिया का एक भरोसा था कि उसके संकट के समय सब लोग उसको मदद करेंगे। आज किस किस्म की स्थिति यूक्रेन झेल रहा है या उसके लोग झेल रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। तो हमको भी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सब बोलते रहते हैं, खासतौर से विदेश नीति के मामले में, हमको भी ये समझ होना चाहिए कि हम कितने अभी इस दुनिया में किस स्थिति में हैं। रूस को छोड़ना हमारे लिए बहुत संभव नहीं है। रूस की स्थिति हमारे साथ हथियारों से लेके सब चीजों में बहुत संभव नहीं है। जी जी। और अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की अपनी कीमत है, अपने लाभ घाटे हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम बैलेंस बना के किस तरह चलेंगे ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बैलेंस हम देख रहे हैं कि क्रूशियल समय जब होता है तो हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे पूरे लीडरशिप को उसके लिए वक्त नहीं है। जब लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद जाके दिख रहा है कि कहीं चिंता हुई है, उसके पहले कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर शेख, जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं कि बैलेंस बना करके ले चलना जरूरी है, लेकिन बैलेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? रशिया का विरोध कर नहीं सकते क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। 2018 से 21 तक रक्षा व्यापार $15 अरब का, 2020 तक व्यापार $9.31 अरब का। अमेरिका का विरोध कर नहीं सकते, रशिया से 15 गुना ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ में है, रक्षा व्यापार $21 अरब का है। तो ऐसे में बीच वाला बैलेंस भारत कैसे बनाएगा? नहीं, अभी तो मुझे जो लगता है कि हमारे लिए बेहतर यही है कि तटस्थ रहें और जितना हो सके नॉन अलाइंड रहें। क्यों? क्योंकि हम वो मूर्खता नहीं करेंगे जो पश्चिम ने करी है कि एक तरह से रूस को चीन की गोद में वैश्विक पटल पर लाकर रख दिया। लेकिन भारत ने अभी तक
बहुत समझदारी के साथ वो कूटनीतिक रूप से अपने कम से कम क्षेत्र विशेष आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला दशक बताएगा, आने वाला युग बताएगा और आने वाली सदियां बताएंगी कि इस वक्त कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। डॉक्टर गुलरेज, मेजर जनरल राजन कोचर, मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स, धीरज कौल जी, प्रोफेसर राजन कुमार, अरविंद मोहन जी, बहुत शुक्रिया इस शानदार पैनल को मेरे साथ लाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि रशिया से जो पहली खबर आएगी इंडिया न्यूज पर मिलेगी। यूक्रेन में क्या चल रहा है, पहली खबर, पहली ब्रेकिंग, पहली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आप बने रहें। पल पल बहुत भारी हैं, जंग की जितनी भी तैयारियां आगे होने वाली हैं और न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या कोई बड़ी खबर आएगी या फिर नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।